चलिए अब कार्बन के पास चलते हैं। कार्बन क्या बोलता है? कार्बन के कंपाउंड में देखते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी फेल होती है या पास होती है। ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन? सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2, सेकंड में 4। ये कार्बन का वैलेंसी सेल है। कार्बन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के वैलेंसी सेल में आपको मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 4। तो वैलेंसी सेल की बात करें, वैलेंसी सेल में कार्बन के स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 2s2 2p2। 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे, 2 पी में होंगे। डायग्राम बनाते हैं वैलेंसी सेल का। ये एस और ये पी ऑर्बिटल 1 2। अब जरा ध्यान से देख, कार्बन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 4 है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। और आपने सुना होगा टेट्रावेलेंट, लेकिन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी में तो फेल हो गया। ये किसी से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये 2 ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी तो बोलती है अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व। तो ये ऑर्बिटल कहां से इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में? इसका मतलब कार्बन के कंपाउंड पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी फेल है, क्योंकि कार्बन के पास केवल px और py ऑर्बिटल अनपेयर्ड है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अगर सपोज अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट से इसको रिएक्ट करते हैं जिसको सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करें, इसकी भी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा एस ऑर्बिटल लेकर के, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा एस ऑर्बिटल का। हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, इनसे वो यहाँ आएगा, इससे पी से मैच होगा, ये आएगा इससे पी से मैच होगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही आएंगे। इसका मतलब मेन कंपाउंड क्या है? कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म CH2। मतलब कार्बन कैसा है? कार्बन तो डाइवेलेंट ग्रुप। कार्बन का नेचर कैसा है? डाइवेलेंट है। ये तो गलत है ना। कार्बन का नेचर टेट्रावेलेंट है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करता है। कितना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करता है? 4। तो 4 है कहाँ? उसके पास तो ऑर्बिटल 2 ही है। इसका मतलब यहाँ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी फेल हो गई। अब फेल हो गई तो क्यों हुई, उसका रीजन मैंने समझा दिया। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। 2s2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p में 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट होंगे, हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट हो, जैसे वो क्लोरीन से रिएक्ट Cl से, तो एक क्लोरीन यहाँ ओवरलैपिंग करेगी, एक यहाँ करेगी, क्योंकि ऑर्बिटल तो 2 ही अनपेयर्ड। ये ऑर्बिटल पेयर्ड है, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कैन नॉट इन्वॉल्व पेयर्ड ऑर्बिटल। तो हमारे सामने अगर हाइड्रोजन से हमने रिएक्ट किया तो क्या फॉर्मेशन हुआ? कार्बन CH2, इसको बोलते हैं मिथिलीन। और मिथिलीन तो दुनिया में है ही नहीं, उसका हैप्पी बर्थडे ही नहीं हुआ, कोई मटेरियल ही नहीं है ऐसा। दुनिया में मटेरियल कौन सा है? दुनिया में मटेरियल है CHO, जिसको आप बोलते हो मीथेन। ये दुनिया में है, इसका हैप्पी बर्थडे हुआ। तो बताओ इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन कहां से हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। क्यों? ये तो ऑर्बिटल पेयर्ड है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थोड़ी करेगा। अब हमारी प्रॉब्लम ये आ गई कि इसका हैप्पी बर्थडे हुआ नहीं, ये हैप्पी बर्थडे कर चुका है, तो हैप्पी बर्थडे कैसे हुआ? अब हैप्पी बर्थडे हुआ मीथेन का, तो प्रॉब्लम ये है कि उसके स्ट्रक्चर को, उसके हैप्पी बर्थडे को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना।
और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी के पास जाओगे तो इसका एक्सप्लेनेशन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी के पास नहीं है। इसलिए कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के आना और फिर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक साइंटिस्ट जब किसी थ्योरी में फेल हो जाता है कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आता है कि ये पैदा कैसे हुआ, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे। देखते हैं मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मीथेन का फॉर्मेशन हुआ हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? कौन सा कंसेप्ट? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी फेल हुई तो हमें किसकी याद आई? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है पहले समझ। हाइब्रिड का मतलब आप समझते हो, क्रॉस करके न्यू स्पीशीज को पैदा करना। ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है। न्यू फॉर्मेशन, न्यू जनरेशन। दो बायो के स्टूडेंट है, नीट के जितने होंगे वो जानते हैं। दो स्पीशीज को हम क्रॉस करते हैं और नई स्पीशीज पैदा होती है, उसको हाइब्रिड स्पीशीज बोलते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसी टाइप की है। कार्बन के कंपाउंड में कैसे आई वो सुनिए। कार्बन का ये डायग्राम है। कार्बन 6 2 4, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये 2s2, ये 2p2, ये 2 और ये p ऑर्बिटल 1 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ रहे हैं और इसकी आवश्यकता क्यों? हमें इसका फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना। ये दुनिया में पैदा हो चुकी। अब आप ये मानो या ना मानो कि इसको कौन से थ्योरी से हम फॉर्मेशन प्रूव करें। और ये इसकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, इसके 10-20 लाख कंपाउंड है, उन सभी की ये प्रॉब्लम कि कार्बन के कंपाउंड पैदा कैसे। तो कार्बन के कंपाउंड या दुनिया के और बहुत सारे कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से पैदा हो, इसलिए इसकी स्टडी हमारे सिलेबस समझिए। यही कार्बन का डायग्राम मैंने फिर से बनाया। ये कार्बन की कौन सी स्टेज है? ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल लोकेशन। अब किसी भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे हो जाता, हम बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म, मीथेन का फॉर्मेशन मीथेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, मीन्स एनर्जी का चेंज होता है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। अब जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा कार्बन के तो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसे थोड़ी होता है विदाउट एनर्जी। जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे या कोई और एनर्जी सप्लाई करे, आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपको एनर्जी सप्लाई करना है। आप आराम से बैठे रहिए, सुनते रहिए, आपको कुछ नहीं करना, केवल समझना। हम इस कार्बन को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो कार्बन एनर्जी, जैसे हम कार्बन को एनर्जी सप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा। एस ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करेगा और एनर्जी को गेन करके कहाँ चला जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ये यहां से निकलेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाएगा? वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट डिजाइन करूंगा मैं। ये एक, ये पी ऑर्बिटल 1 2, ये तो पहले से थे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के ये। अब बताओ कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए? 4, 1 2 3 4, बस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी अप्लाई होता है। पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी को अप्लाई करने के लिए हमने कौन से कंसेप्ट को यूज किया? हाइब्रिडाइजेशन। करेगा तो वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट में काम करेगा, लेकिन कौन सी थ्योरी से? हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है सुनिए।
हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल, कौन से इलेक्ट्रॉन सिमिलर एनर्जी लेवल के, जैसे 2s 2p, ये एक ही ऑर्बिट है, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब सेम ऑर्बिट है बट ऑर्बिटल दूसरा है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व। पहला रूल ध्यान से समझ के चलिए, फिर रूल रेगुलेशन में लिखवाऊंगा लेकिन बीच में आने वाले परेशान कर देते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट में आके गया 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास, उसके वैलेंसी सेल में अनपेयर्ड हो गए। अब यहाँ पर ये चारों ही ऑर्बिटल हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेकर गया? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल पी से मिला, डायरेक्ट मिला, एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। यह हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल लेकर के आया, पी ऑर्बिटल से डायरेक्ट मैचिंग करी, सिग्मा बॉन्ड। ये भी डायरेक्ट आया एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल से कार्बन के ओवरलैपिंग की, डायरेक्ट ओवरलैपिंग की, एंड टू हेड एक्सियल ओवरलैपिंग, देन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया, ये एस ऑर्बिटल था, ये एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डायरेक्ट मैचिंग करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड मींस इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कहाँ होगा? सेंटर में। एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर, एक ऐसे डाउन साइड, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो कैसी बन जाएगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी कार्बन की? टेट्राहेड्रल। ये चारों हाइड्रोजन चारों कॉर्नर पे होंगे टेट्राहेड्रल के, कार्बन सेंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बट ये जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल हमने प्रोड्यूस किया, ये प्रोसेस क्या है? ये इस प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन, या बाद में तो प्रोसेस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये ही हाइब्रिडाइजेशन की फिनोमिना। तो हाइब्रिडाइजेशन की फिनोमिना का पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान से सुन लीजिए। कौन इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी के कंसेप्ट में भी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होता है, और इसमें भी कौन होते हैं? इसमें भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। कौन से ऑर्बिटल? पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन का पहला रूल है, हाइब्रिडाइजेशन में सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व, जिनकी अप्रॉक्स एनर्जी इक्वल हो। जैसे 2s से इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में जा सकता है, अब थर्ड ऑर्बिट में चल। 3s से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा सकता है? 3p, और 3s से निकल के 3d में भी जा सकता है। लेकिन थर्ड ऑर्बिट वैलेंसी सेल है, तो 3s का इलेक्ट्रॉन निकल के 4d में या 4p में नहीं जा सकता। ये मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज नहीं होगा जब वो एक्सटेंशन करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ने एक्सटेंशन किया है, एक्सटेंड हुआ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में, तो यहाँ ऑर्बिट चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड करेगा अगर ऑर्बिटल वेकेंट है, तो नहीं है तो नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का पहला रूल क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व। दूसरा सेकंड रूल, इस प्रोसेस में, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, पेयर्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल और वेकेंट ऑर्बिटल, तीनों टाइप के ऑर्बिटल इन्वॉल्व। अब यहाँ देखो, ये ऑर्बिटल कैसा था? पेयर। ये भी तो इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, इसका नाम आएगा बाद में, उसने इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर दिया, ये भी इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में। ये दो कैसे थे? अनपेयर्ड, ये भी इन्वॉल्व होते। और ये ऑर्बिटल कैसा था? ये तो वेकेंट था ना, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड रूल है कि उसमें पेयर्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल और वेकेंट, तीनों टाइप के ऑर्बिटल इन्वॉल्व। जबकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में क्या था? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट में
ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते थे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप का कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, अनपेयर्ड भी इन्वॉल्व होते हैं, और वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो भी उसमें पार्टिसिपेट करे। जैसे ये है आगे, ये हो गया अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये वेकेंट था तो ये भी तो अनपेयर्ड होके काम में आया। तो ये इसका सेकंड। तीसरा रूल हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन में इसके अंदर अभी तो वेकेंट ऑर्बिटल था, अभी वेकेंट ऑर्बिटल था तो आगे चला गया इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो भी ये पेयर्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, फिर उसी पोजीशन में ये हाइब्रिड हो जाएगा, बट नाम उसका भी आएगा पेयर्ड। ऐसे एक दो केस आएंगे तब जब एग्जांपल बना के समझाऊंगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन की एक कंसेप्ट है। अब हम यहाँ से इसको राइटिंग वर्क में लीजिए, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उन सबके नाम। हाइब्रिडाइजेशन की नेमिंग होगी। हाइब्रिडाइजेशन की नेमिंग में वो सारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे जो उस वैलेंसी सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, चाहे वेकेंट है। लेकिन वेकेंट काम में आना चाहिए। वेकेंट ऐसे रह जाएगा तो नाम नहीं आएगा। वेकेंट के पास इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तब नाम आएगा। तो देखो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम बता। सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है कौन कौन इन्वॉल्व हो? पहला एक एस, और पी के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? 3। इसलिए मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका नाम क्या होता है? एक एस ऑर्बिटल, पी के 3, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का नेम बनेगा sp3। हमारी बात ये है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि हाइब्रिडाइजेशन एक फिनोमेना है, एक कंसेप्ट है इन विच ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल रिएक्ट टुगेदर और रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। वो आपस में रिएक्ट होंगे या अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? नया हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन का एग्जांपल मैंने समझाया। तो कार्बन कैसा प्रूव हो गया? टेट्राहेड्रल। कार्बन के कंपाउंड टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं, डाइवेलेंट नहीं। तो अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी के कंसेप्ट को लेते तो कार्बन डाइवेलेंट होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन उसमें पेयर्ड रह जाते। लेकिन एक्चुअली कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन की फिनोमेना से। तो हम क्या करें? हम पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखें अपनी पैर नोटबुक में, और इसका डायग्राम बनाएं। ये ग्राउंड स्टेट थी, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये उसका डायग्राम है। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp3 है, और इसका यहाँ हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल लिख देता हूँ 109 डिग्री 28 मिनट। ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है। आपको बोर्ड पर से जितना मैं बोलूं उतना आप लिखिए, फिर उसके बाद आगे की स्टेप लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की स्टडी करें। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं बोलूंगा फिर से लिख लेना। कौन है? लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिखिए hybridization is the phenomena of compound. Hybridization is the phenomena of compound in which orbitals of similar energy level, orbitals of similar energy level, orbitals of similar energy level react together
react together or redistributed their energy or redistributed their energy, या तो वो आपस में रिएक्ट हो या redistributed their energy and form new hybrid orbitals and form new hybrid orbitals known as hybridization. इसी प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये डायग्राम बनाइए पहले। CH2 का स्पीड मेंटेन रखिए, तेजी से बनाइए डायग्राम। ये इसका इंप्रेशन नहीं है क्योंकि इससे प्रूव होता है कार्बन डाइवैलेंट, और ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी का कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी ओनली इन्वॉल्व अनपेयर्ड ऑर्बिटल, केवल अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो ये डायग्राम बनाइए, ये लिखिए, ऐसा नहीं होगा, ये होगा। दुनिया में आपको जब भी आप कहीं कीचड़ में गिरोगे, मड के अंदर गिरोगे, तो मीथेन वहां मुलाकात करेगी आपसे। चलिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखी, तेजी से ये डायग्राम बनाइए। ये ग्राउंड स्टेट का डायग्राम था, एनर्जी सप्लाई करोगे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और ये यहाँ आएगा, ये ग्राउंड, ये एक्साइटेड स्टेट, ये मीथेन का डायग्राम, ये मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन, ये उसकी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, चारों चीज लिखिए तेजी से। 2 मिनट के अंदर लिखना, आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए भाई, 2 मिनट का टाइम है आपके पास मीथेन की स्टोरी लिखने के लिए, तेजी से लिखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए बना लिया होगा आपने डायग्राम, आगे बात। हाइब्रिडाइजेशन की हम स्टडी कर रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में एक थ्योरी और आएगी कि जब कार्बन से हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करता है तो ये 4 कॉर्नर पे क्यों जाता है, ये नजदीक नजदीक क्यों नहीं लग जाते एक ही स्पेस में? तो उसका रीजन है कि ये बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन एक्ट करेंगे, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस हाइड्रोजन को इधर आना पड़ेगा, तो दूसरा इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा, ये उससे दूर जाएगा। तो स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ऑक्यूपाई करेंगे, 4 कॉर्नर। अरे स्पेस राउंड का है तो 4 कॉर्नर की जगह चले जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के लिए मेन कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसके पास स्टेबिलिटी हो। स्टेबल मॉलिक्यूल होगा तो दुनिया में दिखेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, रिपल्सन फोर्स को मिनिमाइज करता है। जितना रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हायर होगी। मतलब जो बाहर से एटम आते हैं, जैसे हाइड्रोजन बाहर से आया, कार्बन सेंट्रल एटम था, तो इसका जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर थे वो एक दूसरे को रिपेल कर, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन क्या होना चाहिए, मिनिमाइज, तब जाके मॉलिक्यूल स्टेबल हो। ये चारों कॉर्नर पे जाके। चलिए इस की कहानी फिर एक बार और आएगी। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की स्टडी करेंगे। लिखिए
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा एक और चीज सुन लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन फर्जी कंसेप्ट, इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे उसने बोला आज की डेट, अभी हम 11th में हैं, हम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं। जब आप गलती से 11th पास होकर के 12th में जाओगे तब इसमें बहुत सारे फर्जी कंसेप्ट है, कुछ भी बोल देगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चला जाएगा और फिर कंबाइंड होंगे। तो कहने समझाने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इसके रूल रेगुलेशन तो है, लेकिन इमेजिन करने के बाद रूल रेगुलेशन को डेवलप किया। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या स्टडी किया? sp3। और इस sp3 में आपने एग्जांपल किसका स्टडी किया? CH4 मीथेन। मीथेन के अंदर चारों बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर थे? 4। आपके पास डायग्राम बना हुआ, डबल से नहीं बना हुआ। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पता करने का तरीका है कि सेंट्रल एटम के, अच्छा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता करने का बोलेगा कि सेंट्रल एटम का कितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हुए, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए। दूसरी चीज आपको समझा चुके हैं, कोई ऑर्बिटल अगर अनपेयर्ड ना हो पाएगा तो वो पेयर्ड रहकर ही हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होगा। देखते हैं अगला एग्जांपल। इसका नाम सुना होगा आपने, NH3। इसको बोलते हैं अमोनिया, ये स्पेशल स्मेल के लिए फेमस है। NH3 नाम इसका क्या है? अमोनिया। हम अमोनिया के फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे और हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं आज। sp2 sp3 sp5 3 हाइब्रिडाइजेशन आए अमोनिया के पास करते। अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 5। क्लियर? सबको बात समझ में आई? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन अमोनिया का सेंट्रल एटम है, वो बीच में रहेगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 7 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। डायग्राम बनाते हैं। 2s2 2p3, ये 2s2, ये नाइट्रोजन का वैलेंसी सेल बनाऊंगा, ध्यान से समझिए। ये 2p3, ये बन गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचिए, पढ़े लिखे समझदार हो। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन होता है? ओनली s ऑर्बिटल। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो वहां पर कौन होगा? s और p, d तो हो ही नहीं सकता। d ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिट में नहीं आता, ध्यान करिए। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s में होते हैं, p में 6 होते हैं। समझाने का मतलब है, अगर किसी एलिमेंट का सेकंड ऑर्बिट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसके पास s और p ऑर्बिटल ही होंगे। p में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, s में 2 बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता। अब ये आपकी प्रॉब्लम मीन्स अमोनिया की प्रॉब्लम है, वो जाने उसका काम क्या। बताओ, ये कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था? यहाँ, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल। अमोनिया के पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं। क्लियर? और डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट है आगे, जिसको बना के अपन इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो समझाने का मतलब ये है कि अमोनिया के पास ऑर्बिटल तो 4 है, लेकिन उसमें से 2s2 क्या है? पेयर्ड, और ये 3 कैसे हैं? अनपेयर्ड। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का रूल समझाया। हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड, अनपेयर्ड, वेकेंट तीनों ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन पेयर्ड ही रहेगा, अनपेयर्ड नहीं हो सकता। अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कौन करेगा? कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे? ये 3 के बाद, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट अलग है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन चेंज है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लेना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन तो एक फिनोमेना है कि जिसमें अपन कोई कंपाउंड अपने को समझ में ना आया तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि
मैं भी पॉसिबल ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि ये एक्सटेंड नहीं कर सकता, यही इसकी ग्राउंड स्टेट है अमोनिया की, और यही इसकी कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर, दोनों ही स्टेट यही है, इसी में हाइब्रिड हो जाएगा नाइट्रोजन। अब बताओ आप ईमानदारी से, नाइट्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन आई, 3, 4 क्यों नहीं आई? 4 इसलिए नहीं आई थी, ये तो अनपेयर्ड भाई कहाँ, इससे कहाँ से ओवरलैपिंग होगी? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4 नहीं रह सकते। तो हाइड्रोजन कितने आए, 3। एक कहाँ आएगा, यहाँ, एक यहाँ, एक, बस यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसका मतलब बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी है आपको कि ये पेयर्ड क्यों रह जाएगा, क्यों, आगे ऑर्बिटल वैकेंट जाएगा कहाँ, डी ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन कैसा रह करके, पेयर। और ये तीनों कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड। तो ध्यान से सुनिए, जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड होता वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा, मतलब होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और जो पेयर्ड होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो वैलेंसी शेल में रहेगा एज इट इज पेयर्ड, कोई टेंशन नहीं। अब इसका डायग्राम बनाएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, ये यहाँ में बना दिया। अब इसमें 3 तो ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर उसको बोलते हैं जो वैलेंसी शेल में ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो तीनों 3 डायरेक्शन में जाएंगे, रिपल्सन मिनिमाइज और स्टेबिलिटी। इन हाइड्रोजन का रिपल्सन मिनिमाइज होना चाहिए, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। अब बताओ दूसरा बॉन्ड पेयर उसी के पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यह हाइड्रोजन इधर जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन इधर जाएगा, 1 2 3, ये तीनों ही सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा कैसे है, एस ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की, डायरेक्ट एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड। इस हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने इसके पी ऑर्बिटल से डायरेक्ट एक्सियल ओवरलैपिंग की, इसने इससे आके ओवरलैपिंग की, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड सिंगल लाइन से उसको रिप्रेजेंट, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। ये अमोनिया का डायग्राम है। ये रिपल्सन क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। अब इसमें ये कौन बैठा, ये वो है जो एक बार आपको पहले भी समझा चुके हैं, जो वैलेंसी सेल में प्रेजेंट हो लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लोन पेयर बोलते हैं। और इन 3 को क्या बोलेंगे, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए ना, ये बॉन्ड पेयर, और ये तीनों क्या, ये 1 क्या है, लोन पेयर। ये कहाँ होगा, ये बनाते जरा अच्छी तरह से उसकी डिजाइन बनाते, ये लोन पेयर। क्लियर, ये अमोनिया का डायग्राम है, और अमोनिया का डायग्राम ऐसे बने, ये क्या लिखते हैं इसको, ट्राइगोनल पिरामिड बन चुका है, पिरामिडल। ये अमोनिया की ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री है अमोनिया की, ये लोन पेयर कॉर्नर डिजाइन नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते, लोन पेयर कॉर्नर नहीं बनाता, ये 3 कॉर्नर हाइड्रोजन के, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा, ऊपर पिरामिड बन जाएगा, यहाँ लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखें मीथेन का बॉन्ड एंगल, मीथेन की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या था, sp3, बॉन्ड एंगल क्या था, 109 डिग्री 28 मिनट। ये मीथेन की स्टोरी, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, CH4 फार्मूला था, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, अरे हम तो टाइप sp3 में एग्जांपल पढ़ रहे थे, sp3 होगा ना, कैसे sp3 है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो p के 3 ही ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग, तो इसका नाम तो p3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको रूल समझाया है कि हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड, अनपेयर्ड, और अगर कोई ऑर्बिटल वेकेंट इसमें इन्वॉल्व होता उसका भी नाम,
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एस। ये नाइट्रोजन का पेयर्ड ऑर्बिटल का नाम आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ये इन्वॉल्व है, हाइब्रिड हुआ है, तो sp3। तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3, बट ज्योमेट्री बदल गई, ट्राइगोनल पिरामिडल नॉट टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्यों बदली? मैंने आपको पहले भी समझाया, लोन पेयर पूरी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा? लोन पेयर खुद इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बॉन्ड पेयर का दुश्मन, इन तीनों बॉन्ड पेयर का दुश्मन ये लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा। तो यहाँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के प्लेस पे ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों हो गई? इस लोन पेयर के कारण। लोन पेयर ज्योमेट्री को चेंज करेगा। ज्योमेट्री कैसी होना चाहिए? ज्योमेट्री की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड है? मिनिमम रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज होना चाहिए, तब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हायर होगी। अब देखो, मीथेन का बॉन्ड एंगल क्या था? 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब हाइड्रोजन दूर दूर थे। अब इस लोन पेयर का रिपल्सन किया तो हाइड्रोजन नजदीक आएंगे, 2 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाए। अमोनिया के हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल क्या रह जाएगा? 107, 2 डिग्री डिक्रीज हुआ। और ये रूल है, 1 लोन पेयर इंक्रीज देन 2 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज। एक लोन पेयर इंक्रीज होगा तो 2 बॉन्ड एंगल, 2 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ये अमोनिया की कहानी। अमोनिया की जो स्टोरी है, इसको आप पूरा डिटेल में लिखिए। सारी चीजें मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, क्योंकि ये ऑर्बिटल भी हाइब्रिड हुआ है, pk3। पेयर्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, उसका नाम आता है। बनाइए, फिर उसके बाद अगली स्टोरी सुनाएंगे। यहाँ से नोट करिए, लेकिन डायग्राम डिटेल ना लिखते हुए सारी चीजें नोट कर लीजिए। नेट की प्रॉब्लम होगी बेटा, टेंशन मत लें। ये कौन है? चलिए, बोर्ड वर्जन नोट करिए। अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ जो पेयर्ड था, p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए जो अनपेयर्ड थे। हाइब्रिडाइजेशन में चारों ऑर्बिटल के नाम आए, बट ओवरलैपिंग 3 ऑर्बिटल करेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड 3 है। दो मिनट का टाइम है भाई आपके पास, जल्दी से नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया। 107 डिग्री अमोनिया में हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल होगा, और ये रूल है कि रिपल्सन के थ्रू, रिपल्सन हायर होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के नजदीक आएंगे। ऊपर लोन पेयर बैठा, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण 2 हाइड्रोजन नजदीक आ जाएंगे थोड़े से, स्लाइटली। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से डिक्रीज होकर एज कंपेयर टू मीथेन, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाए। मेजरमेंट करते हैं एंगल। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की डेफिनेशन लिख ली। बॉन्ड पेयर हाँ, तो 107 को बॉन्ड एंगल ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? एंगल ही तो बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल। हाँ, इन एग्जाम जितने बोर्ड पर हम स्टडी करेंगे उतने आपको याद है। जितने बॉन्ड एंगल हम बोर्ड पर लिखेंगे उतने याद रखना। बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो बॉन्ड एंगल अपने आप। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है बार बार बदलेगी, चेंज होगी। जैसे मीथेन का डायग्राम टेट्राहेड्रल था क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, हाइब्रिडाइजेशन तो इसका भी sp3, बट इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, एक लोन पेयर, तो ऐसे ज्योमेट्री बदलेगी, लोन पेयर ज्योमेट्री चेंज करेगा। तो ज्योमेट्री किस पर डिपेंड है? ज्योमेट्री एक थ्योरी है जिसको अभी ज्यादा डिटेल ना समझेंगे, केवल उसका हिंट दूंगा मैं। वैलेंसी सेल में जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इनके रिपल्सन पर ज्योमेट्री फिक्स होती है। रिपल्सन शुड बी मिनिमाइज्ड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन पर डिपेंड। रिपल्सन शुड बी मिनिमाइज्ड। तो रिपल्सन फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कब होगी? मॉलिक्यूल किस डिजाइन में आएगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन। और दूसरी चीज उसने थंब रूल बोला है, रिपल्सन शुड बी मिनिमम, मींस उनको कितना दूर जाना है स्पेस में वो उनका टेंशन। तो रिपल्सन फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? देखिए आपको वैलेंसी सेल में बॉन्ड पेयर भी मिलेंगे, लोन पेयर भी मिलेंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर एक ऐसा पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो बॉन्ड पेयर। और जो फुर्सत में है, इन्वॉल्व भी ना हुआ, वो बैठा रहेगा वैलेंसी सेल में। तो आप ये जानते हो, पहले भी आपको स्टोरी सुनाई है कि ये लोन पेयर डिस्टर्बिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, इसको क्या लेना देना, घर में फुर्सत में बैठा है, दूसरे को परेशान कर। रिपल्सन फोर्स सबसे हाईएस्ट किसका होगा? लोन पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर टू लोन पेयर, रिपल्सन हाईएस्ट हो। अब सुन लीजिए, अगर मान लो किसी के पास आपको 2 लोन पेयर मिले तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक नॉर्थ जाएगा, एक साउथ जाएगा, एक ईस्ट जाएगा तो एक वेस्ट जाएगा। तो लोन पेयर का रिपल्सन मैक्सिमम होता है कंपाउंड के अंदर, वैलेंसी सेल में। उससे कम लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन थोड़ा कम होता है, ये डिक्रीजिंग आ रहा है। और सबसे कम बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, सबसे कम किसका होता है रिपल्सन? बॉन्ड पेयर। जैसे ये 3 बॉन्ड पेयर है, इनका रिपल्सन सबसे मिनिमाइज है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा, और एक लोन पेयर और आ जाएगा तो और ज्यादा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे हाईएस्ट रिपल्सन किसमें होगा? लोन पेयर। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा। और इस थ्योरी को बोलते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा लिखते हैं उसको, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज होना चाहिए इनके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया के बारे में हम साइड में लिख लेते हैं, क्या क्या उसकी ज्योमेट्री मिली, क्या वो एंगल मिला। और ये देखिए, अब यहाँ सबके बारे में अलग अलग लिखते हैं। जैसे मीथेन के बारे में क्या था, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल क्या था, 109 डिग्री 28। अब अमोनिया के बारे में लिखे, क्या क्या समझा हमने। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, बट ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल, शॉर्ट में लिख दिया, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। अब वाटर मॉलिक्यूल के पास चले और उसकी ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे। उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की स्टडी कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर अमोनिया भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है, वाटर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। ये वाटर, पानी आपको पता है H2O, ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम,
हाइड्रोजन फॉरेन एटम, बाहर से आएंगे। देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड से। वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, डायग्राम बनाऊंगा। 2s2 2p4, ये बना 2s2 और 2p4, 1 2 3 4, ये बन गया ऑक्सीजन का वैलेंसी सेल का डायग्राम। 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंसी सेल में ऑक्सीजन के, 2s2 2p4। डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट है क्योंकि सेकंड ऑर्बिट इसका वैलेंसी, सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होगा। इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। इसमें एस ऑर्बिटल भी पेयर्ड है साथ में, ये जो px है ये भी पेयर। इसका मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, कैन नॉट इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। बट हाइब्रिडाइजेशन में तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन में तो पेयर्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिड हो जाता है, अनपेयर्ड भी होगा, वेकेंट इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों ऑर्बिटल पेयर्ड है, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा। 2 हाइड्रोजन आएंगे वाटर में, आपको पता है, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। हाइड्रोजन के पास पता है आपको एस ऑर्बिटल होता है, दूसरे के पास भी एस ऑर्बिटल है, पी से आकर के डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये बॉन्ड पे। ये क्या है? जो वैलेंसी सेल में प्रेजेंट हो बट नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, पेयर रह जाए, वो लोन पेयर। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं, डायग्राम बनाऊंगा। ये ऑक्सीजन सेंटर में, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बन गए दोनों हाइड्रोजन। अब बोलोगे आप कैसा ये डायग्राम, तो ऐसे होना चाहिए, ऑक्सीजन सेंटर में होना चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए आपके हिसाब से। नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल एंगुलर होगा, बैंड स्ट्रक्चर में होगा। कैसे स्ट्रक्चर में होगा? बैंड स्ट्रक्चर, या इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर, या इसको एबीसीडी का वी शेप भी बोलते हैं। वी शेप का होता है, अगर हाइड्रोजन ऊपर बनाओगे तो वी शेप बनता है। अब ये दोनों वी शेप बैंड स्ट्रक्चर में क्यों आ गया? क्योंकि ये लोन पेयर उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्बेंस करते हैं, लीनियर ज्योमेट्री नहीं होने देते। ये यहाँ बैठा लोन पेयर, एक 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा तो ये इसको दूर भगाएगा, अब ये इसको दूर भगाएगा तो ये किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये लोन पेयर इसको इधर दूर भगाएगा, इसकी स्टोरी है। अरे समझ में? तो ये हाइड्रोजन यहाँ है, वो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। अब 2 लोन पेयर डिजाइन करेंगे, ये एक लोन पेयर इधर, ये दूसरा उससे दूर जाएगा, ये दूसरा लोन। इन लोन पेयर में भी आपसी रिपल्सन है और हाईएस्ट होगा, क्योंकि अभी आपको समझाया ज्योमेट्री स्पेस में वो अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगी या वो अरेंजमेंट गेन करेगी जिसमें रिपल्सन शुड बी मिनिमाइज, रिपल्सन मिनिमम होगा। तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये पहले दोनों दूर जाएंगे, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये बॉन्ड पेयर भी रिपेल करेगा। तो स्पेस में ये ज्योमेट्री स्टेबिलिटी गेन करेगी, जिसको हम बैंड स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर या वी शेप को बोलते हैं वाटर की। अब बताओ, मीथेन का बॉन्ड एंगल क्या था, 109। अमोनिया में एक लोन पेयर आया, ये आ गया एक लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री डिक्रीज हुआ था, 2 डिग्री। अब इसमें तो 2 लोन पेयर, एक और इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एंगल फिर 2 डिग्री डिक्रीज होगा। और वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 105। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या, ये भी तो इन्वॉल्व हुआ, एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, कितने इन्वॉल्व हुए, 3। अब आप बोलोगे सर इनके नाम क्यों ले रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे उन सबका हाइब्रिडाइजेशन में नाम आएगा। आप ये नहीं बोल सकते सर इन्होंने तो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग ही नहीं की, इनका नाम क्यों ले रहा, तो भाई वो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, ओवरलैपिंग में कोई इन्वॉल्व होगा जो अनपेयर्ड, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में तो वैलेंसी शेल के सारे ऑर्बिटल हाइब्रिड, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड। इसलिए वाटर का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3,
तेजी से नोट करिए, कहानी खत्म हो गई। वी शेप्ड का बन गया है। नोट करिए भाई, इस वाटर की पूरी स्टोरी लिखी है। हो गया भोजन? मौसी नहीं है? मौसी नहीं आती है। अच्छा, मौसी। चपाती खाई। चलिए भाई, नोट करिए तेजी से। आ गया। अब इसके बाद आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ जाऊंगा आपको, 3 एग्जाम्पल समझाए मैंने। अब आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल समझेंगे, फिर आएगा sp, फिर उसके बाद लगातार चलते रहेंगे। बहुत टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, टेंशन मत लीजिए। सेकंड टाइप sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका जैसा नाम है वैसा मीनिंग है। एक इसमें s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे p के थ्रू, और ये हाइब्रिड होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से फेमस हो। पर एग्जांपल तो देखें कौन है। BF3 इसका सिंपल एग्जांपल है। देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन है। सेंट्रल एटम कौन है इसका? बोरान। ये बोरान, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 3। भाई बोरान के आउटर वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 है तो कैसे हैं वो भी समझ लो। 2s2 2p1, ये वैलेंसी सेल, तो वैलेंसी सेल है तो फिर डायग्राम होगा 2s2 2p1। ये बोरान का वैलेंसी सेल है जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये कौन सी स्टेज है बोरान की? ग्राउंड स्टेट, अपनी अपनी जगह इलेक्ट्रॉन है। अब हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कार्बन का एग्जांपल समझाया था मैंने, वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ना होंगे तो चुपचाप बैठा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और यहां से निकल के कहां आ जाएगा? वेकेंट पी ऑर्बिटल। अभी 2 हैं बट अपने को एक ही चाहिए। ये एक्साइटेड स्टेट बोरान की, ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये यहां से यहां। बताओ ये बोरान की कौन सी स्टेज है? एक्साइटेड स्टेट। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, मीन्स कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा? क्यों? बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। 1 2 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होगा। अब वहां से फ्लोरीन आएंगे। फ्लोरीन को समझो, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? फ्लोरीन का स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 7 मीन्स फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन अपने पी ऑर्बिटल को लेकर के आएगा और इस पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग। ये आ गया फ्लोरीन। दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अरे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक फ्लोरीन को एक चाहिए था, ये ले ली। इसको एक रिक्वायरमेंट थी, इसको बॉन्डिंग करनी है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या? मैंने रूल बताया था कि वेकेंट ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो वेकेंट में जाए उसका नाम नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना।
इसका नाम नहीं आना, ये वेकेंट था, इसका नाम आएगा। क्यों? कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आकर के रुका, ये वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, ये अनपेयर्ड था और ये पेयर्ड, तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। लेकिन वेकेंट उसी का नाम आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। वेकेंट पड़ा उसका नाम नहीं आएगा, ये फुर्सत में फालतू है। तो देखो एक एस ऑर्बिटल, पी के दो, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। अच्छा बताओ बोरान के पास लोन पेयर है क्या? नहीं, बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि उसके वैलेंसी शेल में इतने ऑर्बिटल वेकेंट थे कि आगे एक्सटेंड हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन से ओवरलैपिंग किया, ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन का ये कि ये आगे गया, बस दोनों दोनों मिक्सिंग होके फिर कंसेप्ट आता। तो बोरान कैसा है? सेंटर में, यहाँ डायग्राम बना। बोरान कैसा है? सेंटर में। अब 3 फ्लोरीन है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो तीनों में रिपल्सन होगा। ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितने का होगा? अरे स्पेस में ट्राइंगल होगा तो 120 का बॉन्ड एंगल होगा ना। लिख डायग्राम बना के नोट करिए सारी कहानी। चलिए लिखा, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और वो तीनों अनपेयर्ड होकर के ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, मतलब 3 फ्लोरीन उससे आकर के अटैच हो सकते। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है। इसके वैलेंसी शेल में केवल 3 बॉन्ड पेयर, नॉट लोन पेयर। लोन पेयर एब्सेंट है, इसलिए ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब तीनों फ्लोरीन एक ही सेम प्लेन में बैठे। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 120 होगा, दिखता है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। अब भाई और आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में जैसा नाम वैसा काम, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। इसका एग्जांपल हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल लेंगे तो पहले बेरिलियम के बारे में बात करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपको समझाया था बीपीटी थ्योरी की स्टडी करना है, मतलब किसी थ्योरी की स्टडी करना तो ऐसे हवा में नहीं हो जाती। किसी भी थ्योरी की स्टडी करना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना, क्योंकि बीपीटी थ्योरी का यही रूल है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसकी स्टडी में बेरिलियम की स्टडी करते हैं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 2, ये वैलेंसी शेल, ये बना 2s2 2p वैकेंट। डायग्राम बनाते हैं, ये 2s2 सेकंड ऑर्बिट में p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बट वैकेंट है, क्योंकि बेरिलियम में केवल 4 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 2, 2s2। तो ये 2s2 का डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। अब p ऑर्बिटल तो वैकेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड करेगा। ये कौन सी स्टेज? ग्राउंड स्टेज। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ, बस यही हाइब्रिडाइजेशन, इसी का नाम हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिड होना मतलब न्यू जनरेट करना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, दो अनपेयर्ड हो गए, दो ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए। क्लोरीन के पास जाओगे तो वो तो हेलोजन फैमिली का मेंबर, उसकी तो ज्योमेट्री फ्लोरीन की तरह है, जो फ्लोरीन है वैसे ही है। फिर भी समझ लीजिए 70 फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड एंड थर्ड 7, क्लोरीन के आउटर में भी 7 है, उसकी रिक्वायरमेंट भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ आकर के क्लोरीन का पी ऑर्बिटल लग जाएगा, ये लग गया, टेस्ट हो गया, ओवरलैपिंग कर। अब बताओ कितने बॉन्ड पेयर है? 2। कितने बॉन्ड पेयर है? 2। गब्बर सिंह ने क्या पूछा था? गब्बर सिंह ने क्या पूछा था उससे? कितने आदमी हैं? कितने आदमी थे? वहां कितने आदमी थे? वहां भी 2 ही। यहाँ भी बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर अब्सेंट है। तो पेरिडियम कहाँ होगा? सेंटर में। और ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सकते हैं ना, एक इधर जाएगा और एक इधर, मींस इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल हाईएस्ट 180 डिग्री होता है, याद रखिए, क्योंकि इसमें केवल 2 ही बॉन्ड पेयर। बनाइए डायग्राम, बेरिलियम क्लोराइड। हाँ, मैक मोदी को पता है 2 थे। चलिए भाई नोट करिए, ये हाइब्रिडाइजेशन है sp। 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन तो और भी आगे है। इसके बाद एक हाइब्रिडाइजेशन वो पढ़ेंगे और फिर कल भी हाइब्रिडाइजेशन ही चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन अभी 3 टाइप के पढ़े, जरा शांति बनाए रखते हैं, कभी 3 टाइप के पढ़ लिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए भाई नोट किया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब sp3, sp2 और sp, ये हम रिवर्स गियर में आए थे, sp3 sp2 sp। अब फॉरवर्ड गियर में sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ चुका है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में। अब इसको स्टडी करेंगे, जिस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d। इसका एग्जाम्पल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ध्यान से समझिए, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ये फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन 15, इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तब हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग होगा। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड एंड थर्ड 5। फास्फोरस में 3 ऑर्बिट है, खुशी की बात है। फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड एंड थर्ड 5, 15 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये डायग्राम देखिए, 3s2 3p3। समझ में आ गई होगी आधी स्टोरी आपको। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने? 3, 1 2 3। ये फास्फोरस की कौन सी स्टेज है? ग्राउंड स्टेट है। ये फास्फोरस की ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्टेट है। बट आपको पता है फास्फोरस के पास 3 ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 कहाँ जाते हैं? एस में। 6 कहाँ जाते हैं? पी में। और डी में कितने आते हैं? 10। इसका मतलब थर्ड वैलेंसी सेल अगर किसी का होगा तो उसके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंसी होगी। मतलब यहाँ पर कौन है?
यहाँ पर उसके वैलेंसी शेल में डी ऑर्बिटल वैकेंट है। और आपको समझाया था हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज नहीं हो। जैसे अभी तक जितने एग्जाम्पल पढ़े हमने 2s से 2p में जाता है। अब ये थर्ड सेल वैलेंसी सेल है तो 3s से ये कहाँ जा सकता है 3p, बट p का तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 3s से निकल के 3d में भी जा सकता है क्योंकि ऑर्बिट चेंज नहीं हो। अप्रॉक्स सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल मिक्सिंग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में निकल के यहाँ आ जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये डीआरबी 5 होते हैं डीआरबी। ये गया यहाँ से ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई 1 2 3 4 5। अब बोलो भाई कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन 5। एक एस पी के 3 डी का 1 इसलिए नाम sp3। सिंपल सा कंसेप्ट। अब वहां कौन आया 5 क्लोरीन। तो क्लोरीन की डायग्राम अभी समझाया आपको। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ है 1 2 3 4 ऐसे 5 क्लोरीन एक फास्फोरस के साथ एक ये बना PCl5। PCl5 की ज्योमेट्री 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एब्सेंट है। कोई बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर 1 2 3 पांचों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। तो 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एब्सेंट है। फास्फोरस सेंटर में होगा ऐसे 3 क्लोरीन ट्राइगोनल प्लेनर में एक इधर एक इधर एक इधर ये 3 तो ट्राइगोनल स्टेज में। एक क्लोरीन ये वाली ये जाएगी ऊपर क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है और ये इससे बहुत दूर है तो ये रिपल्सन के कारण डाउन आएगी। ये यहाँ आएगी और ये यहाँ बन गया PCl5। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल और सुन लीजिए। ये तो ज्योमेट्री लिखी मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अमोनिया की ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल थी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल सुन लीजिए। इन तीनों क्लोरीन के बॉन्ड एंगल क्या होंगे तो ट्राइगोनल के 120 का और इस क्लोरीन का कितना बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो ये दो के लिए फेमस है 120 एंड 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। स्टोरी खत्म हो गई भाई। तेजी से डायग्राम बनाई, बात समझ में आ गई हो। इसको बोलते हैं PCl5 की ज्योमेट्री फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है। और यहाँ नई चीज आपको सीखने को मिली कि डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन महक मोदी sp3d भी पॉसिबल है, sp3d2 भी पॉसिबल है, sp3d3 भी पॉसिबल है। उसके बाद नहीं होगा। क्यों कि वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंशन पालेगा क्या? नहीं। इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन तक हाइब्रिडाइजेशन जा सकता है। डायग्राम बनाया होगा आपने PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल 120-90 डिग्री के लिए फेमस है और ज्योमेट्री मैंने बोर्ड पर बना। चलिए भाई एक और पढ़ लेते हैं। आज तो सारे बच्चे बैठे हुए, एक भी इधर से उधर गायब नहीं। चलिए एक और स्टडी कर लेते हैं और एक आपको होमवर्क है। तो हम स्टडी करते हैं sp3d2 की। sp3d2 एक एस ऑर्बिटल p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम बनेगा sp3d2। एग्जाम्पल लिख देता SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये इसका एग्जाम्पल।
देखिए सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट टू एट थर्ड फेज। वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा 3s2 3p4, ये 3s2, यहाँ p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। डी ऑर्बिटल क्या है भाई वेकेंट है, ये आ गया डी ऑर्बिटल। ये ग्राउंड स्टेट है, डबल डबल नहीं बनाएंगे, आप कुछ समझदार हो चुके हो। ये ग्राउंड स्टेट है, अब ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को गेन करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मींस ये हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ, और ये पेयर्ड ऑर्बिटल भी जा सकता है आगे, क्यों कि इसके पास तो डी ऑर्बिटल वेकेंट है ना। कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन आकर के अटैच होगी, क्योंकि फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये लग गए भाई, सारे बोर्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं इसमें, तो 6 कॉर्नर बनाएगा और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। आप हेक्सागोनल मत लिख लेना, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो। देखते हैं कैसे। यह सल्फर सेंटर, देखिए इसकी ज्योमेट्री ऐसे, ये सेंटर में सल्फर, इधर एक फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, एक इधर एक इधर, ऐसे ही। मतलब अगर ऐसे करके समझाएं तो यहाँ पर सेंटर में कौन है, ये सल्फर सेंटर में, यहाँ ये सल्फर है, तो एक फ्लोरीन इधर है, एक इधर है, एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर, ऐसे ही। अब 2 फ्लोरीन कहाँ है, एक इधर है आपकी तरफ और एक इधर है इसके बैक साइड, ऐसे 6 फ्लोरीन में बनाऊंगा डायग्राम, कोशिश करूंगा। ये 4 फ्लोरीन चारों प्लेन में, दो फ्लोरीन और एयर में, वो ऐसे आएगी, एक ऊपर और एक डाउन साइड। अब इसको वैसे तो हेक्सागोनल बोलते हैं, बट ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला समझो। इसका कॉर्नर इससे मिलेगा, इसका कॉर्नर इससे मिलेगा, फिर इसका कॉर्नर भी तो इससे मिलेगा, ये तो सेम प्लेन में है ना, ऐसे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 फ्लोरीन। अब देखो एक कहाँ है यहाँ, और एक कहाँ है डाउन साइड, तो देखना ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ, इस फ्लोरीन का इन चारों फ्लोरीन से कॉर्नर बनेगा, ये फ्लोरीन यहाँ, इससे ऐसा तिरछा एक कॉर्नर ऐसे बनेगा, इससे भी ऐसा तिरछा कॉर्नर बनेगा, इधर भी ऐसे, ये फ्लोरीन यहाँ, इससे तिरछा कॉर्नर इसका बनेगा, ये फ्लोरीन यहाँ, इसका तिरछा कॉर्नर इससे बनेगा। मतलब कितने कॉर्नर बन गए ऊपर वाली फ्लोरीन से इन चारों, 4, तो डाउन साइड वाली फ्लोरीन भी तो इन चारों से 4 कॉर्नर बनाएगी, इसलिए ज्योमेट्री आपका है 8 कॉर्नर। ये भी इससे कॉर्नर बनाएगी, ये ऊपर वाली, तो ज्योमेट्री को क्या लिखोगे आप आपका है। अब देखो इन चारों के बॉन्ड एंगल क्या है 90 डिग्री, इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है, और कल I7 ये sp3d3 का एग्जांपल है जो आप डिजाइन करते हैं, ये आपका होमवर्क, डायग्राम बना लीजिए। और यहाँ से क्लास आज यहीं पर खत्म करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की स्टोरी अभी अधूरी है, कहानी फर्स्ट खत्म हुई है, कहानी सेकंड कल चलेगी। आप बोर्ड पर से उसको नोट करिए, सब हो जाएगा, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया हो जाएगा, देखे जाए।